नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भाग 3 और भाग 3 में देखने वाले हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भाई जो लोग चैनल पर नया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पहली बात तो आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो देखिएगा थोड़ी देर। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल से जो यूपीएसआई का जो थंबनेल लगा हुआ है, थंबनेल यूपीएसआई का लगा हुआ है, लेकिन आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं इससे। ठीक है, तो भाई देखते हैं आज हम लोग भाग 3। जितने वीडियो हो गए सबकी प्लेलिस्ट बन गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसका वीडियो का जो वीडियो ये वाला जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग सीरीज वाइज वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं भाग 3। भाग 3, अब भाग 3 में क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल की बात करते हैं तो ये कितने हैं? ये हैं 12 से 35 तक। ऊपर तक शो कर रहा है, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं हो गया? ठीक है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है भाई। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 3 में है। किस आर्टिकल के तहत थोड़ा और लेवल बढ़ेगा तो पूछेगा कि 12 से 35, तो 12 से 35 आपको लगा देना, यही सही होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। और कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 14 तक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे ना तो समय लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को, अगर ये क्वेश्चन बने कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है भारत में, आपको याद रखना है। ठीक है, लिखते चलो सब चीजें। तो इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अब ये चीज क्या है? तो देखो, ऐसा था कि 1215 के आसपास, 1215 में ही इंग्लैंड में जो राजा था, तो वहां पर किसानों ने, कुछ मजदूरों ने वहां पर मांगा था अपना मौलिक अधिकार। तो एक पत्र के रूप में लिख के दिया था जिस पर लिखा था मैग्ना कार्टा। तो ये इसीलिए क्या है कि मौलिक अधिकारों को भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। सही बात है, ठीक है ना? तो ये मौलिक अधिकार किसे मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको। अच्छा, अब एक बात देखो, इसका अगर थोड़ा सा इतिहास की बात अगर करते हैं, इसकी इतिहास जानने की कि मौलिक अधिकार के बारे में आवाजें कब कब उठी, तो देखो पहला तो देखो क्या है कि एक शिवराज विधेयक लेके आए थे। कौन? शिवराज विधेयक। शिवराज विधेयक लाया गया था 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इन्होंने एक मौलिक अधिकार की बात की थी। दूसरी बार बात की गई थी, कब की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट 1928। 1928। फिर तीसरी बार बात की गई थी कांग्रेस का, यानी आईएनसी, लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का कांग्रेस अधिवेशन, आईएनसी का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, और ये कब हुआ था? 1931। ठीक है, 1931। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अच्छा, कराची अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन में आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और कराची अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का 1931 में। हर साल कहीं ना कहीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये चीजें अगर बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये मौलिक अधिकार का संवैधानिक इतिहास है। मौलिक अधिकारों की बात की गई। ठीक है, बात की गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो को यहीं पे लिख लेते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित समिति। देखो, मूल अधिकार से, यानी या मूल अधिकार के हैं या मौलिक अधिकार के हैं। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, अच्छा खाली पटेल जी लिख लो, खाली पटेल। ठीक है, और इसके उप अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और लिखो यहां पर
कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं अब। चलो, अच्छा, ये इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या है मौलिक अधिकार की? तो ये नकारात्मक होते हैं, याद रखिएगा। ये मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, इसलिए ये नकारात्मक होते हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में चला गया, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसमें देखो क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो देखो 12 से 35 पढ़ना है हम लोगों को, 12 से 35 पढ़ना है ना। तो देखो मौलिक अधिकार इस समय है कितने, अभी ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात देखो, जो मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनता है, सभी से, छोटे से लगा के बड़े लेवल तक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते रहिए। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो देखो पहला तो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा क्या है, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 6 हैं हमारे मौलिक अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। पहली बात देखिए, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमें पूरे मौलिक अधिकार अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो चाहे ना हो, लेकिन हमें अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आप आवाज़ उठा सकें, तो मौलिक अधिकार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लोग को पढ़ना क्या है, 12 से 35 के बीच में पढ़ना है ना, 12 से 35 तक पढ़ना है। तो अब देखो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 है, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28, 29 से 30 और ये 32। ये सारे आर्टिकल की बात हो गई है। अब आपको ये आर्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर लिखा तो यहाँ पे 12 से 35 है और आप बता रहे हो 14 से 32 तक। तो देखो अभी जो 2 आर्टिकल जो बचेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, यानी आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, ये हम लोग देखेंगे। इसी मतलब ठीक है, मतलब 11, 12 और 13 आज के जो आर्टिकल वो भी एक ही 2 कह सकते हैं, लेकिन रियल में क्या है कि 12 और 13 अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, अब सुनो, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है 32, इसका मतलब 32 पे ही खत्म नहीं करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे 33, 34, 35 पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आपके पास दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा सर आपने 30 के पास सीधे 32 लिख दिया, 31 क्यों नहीं लिखा? तो भैया 31 के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार। 31 के अंतर्गत क्या आता था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, लिख लो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। यही अनुच्छेद 31 में था। तो अब क्या कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार है। ये क्या हो गया है? अब विधिक अधिकार हो गया है संपत्ति का, विधिक अधिकार। अब ये कहां पहुंच गया है? 300 का में पहुंच गया है, 300 का में पहुंच गया है। अब संपत्ति का अधिकार है ये, तो ये संशोधन हुआ था एक, तो संशोधन हुआ था कब? 44वां
संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये संशोधन हुआ। उसके बाद संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया और ये एक विधिक अधिकार बन के रह गया है। 300 का में इसका वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने अनुच्छेद 31 को नहीं लिखा, 30 के बाद डायरेक्ट 32 लिख दिया गया है। तो 31 नहीं पढ़ेंगे, इसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत बाकी सारे आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो सब क्लॉज होंगे, उसके अंतर्गत जो मतलब जिसमें होता ना कि अभी 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 बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में जरा देख लीजिए, चल रहा है नहीं चल रहा है, सब बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार किस और किस अनुच्छेद के बीच में आता है। तो आपको 14 से 18 लगाना है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, तो 1922 नहीं 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है। शिक्षा एवं संस्कृति का आधार 29 से 30 में आता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे चलते हैं हम लोग। अब देखने वाले हैं हम लोग अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 देखेंगे। मैं बोलते बोलते थक गया हूं यार कि मैं पॉलिटी को बहुत ही हाई लेवल से पढ़ा रहा हूं। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये वनडे एग्जाम में आप इतना नहीं पढ़ने वाले हैं। ये 12 और 13 तो वनडे एग्जाम जो तैयारी करवाते हैं, 12 13 तो उनको खुद नहीं पता होता है। तो 12 13 बताते ही नहीं है, सीधे 14 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक खत्म कर देते हैं, 32 तक। उसके बाद 33 34 आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। इसमें है क्या, तो देखो जैसे अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, सुनो। एक आपसे बात पूछी जाएगी कि राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है। आपको लगा देना है राज्य की परिभाषा दी गई है किसमें, राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है भाई, अनुच्छेद 12 में। अब देखो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। मतलब क्या हुआ है कि राज्य का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप जो है राज्य को राज्य समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर इसमें यह बताया गया है संसद हो, राज्य विधान परिषद हो या विधानसभा हो, ठीक है। और आपका कोई क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, नगर पालिका हो, पंचायत हो, सरकारी कंपनियां हो या गैर सरकारी कंपनियां हो। तो इन सबको क्या कर दिया गया है, एक राज्य नाम दे दिया गया यहां पर मौलिक अधिकार को समझाने के लिए कि मतलब क्या क्या, संसद हो, ठीक है, संसद हो या राज्य विधानसभा हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या आपके पास स्थायी निकाय जो होता है जैसे कि नगर पालिका हो, पंचायत हो, गैर सरकारी कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां हो या संस्था की बात कर सकते हैं, सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था, ये सब क्या है, राज्य हैं। और ये आपके मौलिक अधिकार का हनन या मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, मतलब आपके मौलिक अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये बताया गया है राज्य की परिभाषा, ठीक है। बाकी आपको मैंने समझा दिया, आप चाहे तो इस चीज को लिख लें। आते हैं अनुच्छेद 13 में। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकार के असंगत, सुन लीजिएगा जैसे, मौलिक अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। पहले इसको लिखो, ये परिभाषा लिखो, फिर मैं इसको बताऊं कि आखिर क्या कहना चाहता हूं मैं। अनुच्छेद 13 कि मौलिक अधिकार, ओके, मौलिक अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। मतलब समझो, मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि जैसे कोई विधि या कोई कानून बन रहा है
जो आपके मौलिक अधिकार को कम कर रहा है या आपके मौलिक अधिकार से मैच ही नहीं करता या आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो जो विधियां होंगी वो भैया शून्य हो जाएंगी, वो लागू ही नहीं होंगी। समझे? ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधि, ठीक है, वो अगर बनता है तो अगर आपके मौलिक अधिकार को कम कर रहा है या असंगत है, मतलब उसके साथ मैच नहीं कर रहा है और वो खत्म हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार कोई भी खत्म हो रहा है, तो वो जो विधि होगी वो शून्य हो जाएगी, वो विधि होगी वो शून्य हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत हमें 4 सब आर्टिकल पढ़ने हैं, इसके अंतर्गत क्लॉज पढ़ने हैं। तो 13 अनुच्छेद 13(1) में देखो क्या कहा गया है। देखो, कहा यह गया है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत राज्य में जो भी या सभी कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक भाग 3 के असंगत हो। इतना समझो। अभी इसको मैं समझाता हूं डिटेल में क्या है। देखो, ये कह रहा है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत राज्य के वे सभी कानून उस मात्रा तक शून्य रहेंगे या शून्य होंगे जब तक भाग 3 के असंगत हो। अब यहां पर एक बात समझो, ये जो क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज है, जो 13 का फर्स्ट क्लॉज है, ये क्या कहना चाहता है कि संविधान के लागू होने से, यानी संविधान नहीं बना है, उससे पहले कुछ नियम बनाए गए हैं, तो वो भी मौलिक अधिकार, ये कह सकते हैं कुछ भी मतलब नियम बनाए गए हों, तो वो तब तक जो है चलते रहेंगे या चल सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि संविधान में या कानून कुछ विधि बना रही है, कुछ अध्यादेश जारी हुए हैं, ठीक है, कुछ सरकारी आदेश आए हैं, तो मतलब ऐसे आदेश आए हैं जो पहले चल रहे थे, अभी भी हैं, लेकिन आपके मौलिक अधिकार पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तब वो चलते रहे। अगर मौलिक अधिकार पे फर्क पड़ेगा तब वो शून्य हो जाएंगे, तब वहां पर से वो कहानी खत्म कर दी जाएगी। मतलब जैसे समझो, जैसे कि मान लीजिए कि एक कानून, मान लिया एक स्वतंत्र, जैसे कि संविधान लागू हुआ है, उससे पहले कानून ये था कि आप जो है आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, ये तो मौलिक अधिकार में आ जाएगा कि भाई हमारा मन है कि हम जब भी उठें। जैसे कि मान लो कहा जाए कि इस समय क्या चल रहा है, जैसे कानून ये है कि आपका मन हो पढ़े चाहे ना पढ़े, ये कानून है आपके पास। ठीक है, ये मतलब एक स्वतंत्र, ये संविधान लागू होने से पहले था, आपके पास है कि आप चाहे पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, फिर कहा गया आप चाहें नहाए या ना नहाएं, आपसे कहा गया कि आप चाहें तो किसी से बात करें या ना करें। एक ये कहा गया पहले ये नियम था, संविधान लागू होने से पहले ये नियम था। इतने नियम बताए हमने 3। एक नियम ये था कि आप जो है कहीं भी घूम नहीं सकते, आप भारत में कहीं भी घूम नहीं सकते। तब अब जब संविधान लागू हुआ है तब इसको शून्य करना पड़ेगा, ये नियम शून्य करना पड़ेगा। ये नियम आप नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कम कर रहा है या खत्म कर रहा है। तो जो बाकी जो नियम बताए कि आप नहाए चाहे ना नहाए, आप खेले चाहे ना खेले, चाहे किसी से बात करें चाहे ना करें, ये आपकी मर्जी है। चलिए, वो तो हमारे मौलिक अधिकार में कोई हनन नहीं हो रहा, वो तो मेरी मर्जी है, तो इसका मतलब ये तो चलता रहेगा, है ना। लेकिन मौलिक अधिकार पे अगर कोई अगर मान लिया फर्क पड़ रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो वो फिर शून्य हो जाएगा, उसको वो जो विधि है वो नहीं बनाई जाएगी फिर। ठीक है ना। आओ फिर अब देखो, इसी से संबंधित जो क्लॉज है वो है 13(2). वो क्या कहता है?
वो ये कहता है कि भविष्य में बनने वाले वो सारे विधि, जो भविष्य में बनने वाले वो सारी विधियां शून्य हो जाएंगे, जो हमारे मौलिक अधिकारों, जो हमारे भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। या फिर अगर बनती भी हैं तो वही बात है कि तब तक शून्य रहेंगी जब तक भाग 3 के असंगत हों। ये क्या कहा, देखो इसमें बात की गई जो संविधान लागू होने से पहले की बात की गई, इसमें संविधान लागू होने के बाद की बात की गई है। तो ये क्लॉज भी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। देखो जैसे कहा जा रहा है कि इसका क्या कहा गया, हाँ क्या कहा गया, भविष्य में बनने वाली विधियां, भविष्य में बनने वाली विधियां भविष्य में बनने वाली विधि क्या बताया था मैंने, हाँ देखो भविष्य में बनने वाली विधियां लागू नहीं होंगी अगर वे विधियां हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। और अगर बनती भी हैं तो उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक भाग 3 के असंगत हो, ठीक है, जहां तक भाग 3 के असंगत हो, ये बताया गया है। तो वही बात कही गई है कि जहां तक अब इसे अगर बन भी गई, मान लीजिए कोई नियम बना दिया गया, अगर वो मौलिक अधिकार से टक्कर ले रहा है, मौलिक अधिकार से टकरा रहा है, तब भैया वो उतना पार्ट उस मात्रा तक बना, मतलब उतना पार्ट, जैसे कि मान लीजिए कि इतना सारा नियम बनाया गया ये, और इसमें से ये वाला पार्ट अगर मौलिक अधिकार से टकरा रहा है तो भैया इतना ही पार्ट शून्य हो जाएगा, ये इतना नियम लागू नहीं होगा, ये इतना पार्ट शून्य, बाकी सारा लागू हो सकता है, वो सब ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अगर बीच में आ गया तो भैया उसको आप क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधे, ठीक है, वो सब आगे देखेंगे भी हम लोग। तो यहां पर ये कहा गया है। अब आते हैं क्लॉज 3 पर। क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 क्या कहता है, ये कहता है कि अब जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर ये विधि आप बोल रहे हो ये क्या है, तो मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसके लिए एक अलग क्लॉज बनाया गया। तो यहां पर देखो क्या लिखा जाएगा, विधि के अंतर्गत क्या क्या है भाई। देखो पहला तो यह है कि संसद और राज्य विधानसभा द्वारा क्या बोलते हैं उसको, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाई गई स्थायी विधियां, ठीक है। और दूसरा देखो पॉइंट क्या है, दूसरा यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यानी अस्थायी विधियां। फिर तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे कि सरकारी आदेश, कोई सरकारी आदेश है मान लीजिए, या नियम
या अधिसूचना। चौथा क्या है? प्रथा और रूढ़ि। अब ये कहा गया है कि ये सारी विधियां हैं, ठीक है, ये है दोस्तों विधि के अंतर्गत। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये चीजें अगर आप लेके आते हैं और हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो ये जो विधियां हैं ये शून्य हो जाएंगी। शून्य मतलब नहीं लागू होंगी, नहीं काम करेंगे। अगर मौलिक अधिकार के आड़े आ रही है तो नहीं काम करेगी। समझ रहे कि नहीं? तो चलिए आप इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या इसके लिए क्या आगे प्रावधान रखा गया है ना। अब देखते हैं हम लोग ये जो 4 क्लास हैं इसमें चौथा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि चौथा ये कहता है कि अगर संविधान संशोधन होता है तो वो विधि नहीं माना जाएगा। वो विधि नहीं माना जाएगा, वो अधिनियम है। देखो जैसे 13 का चौथा क्लास क्या कहता है कि अगर संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अब इसको आप चुनौती नहीं दे सकते। अब विधि नहीं माना जाएगा तो इसको चुनौती भी नहीं दे सकते, तो इसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती। समझो। अच्छा, ये जो नियम बनाया गया, ये नियम क्या बनाया गया? पहला जो नियम ये बनाया गया वो ये बनाया गया 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संशोधन 1971 याद रखना, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है कि अब जो विधि है उसमें तो आप चुनौती दे सकते हैं कि भाई मेरे जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन पॉइंट ये बन रहा है कि अगर संविधान में संशोधन ही कर दिया जाए तब भैया वो विधि नहीं बनेगी, वो विधि नहीं रह गई। अब उसको आप चुनौती भी नहीं दे सकते, मतलब उस पर आप केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, संविधान में संशोधन हो गया है। तो ये कब हुआ है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में ऐसा किया गया, ठीक है। और आगे एक बात और कही गई, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मूल ढांचा मतलब क्या हुआ, ये समझो। मूल ढांचा मतलब क्या हुआ? मूल ढांचे में मतलब क्या होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट न्यायपालिका का स्वतंत्र होना है, संसद है उसमें विधायिका है, तो ये सब स्वतंत्र है, मतलब ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो ये मूल ढांचा मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या न्यायपालिका की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, ये कब कहा गया? ये एक केस के तहत कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, केरल राज्य। अच्छा, ऐसा था कि इसमें कुछ विवाद पहले से ही हो रहे थे, संपत्ति की बात हुई थी। अब ऐसा केस जब विधि जब आपको तभी प्रॉब्लम करेगी जो आपकी संपत्ति पे आंच आएगी। तो ये देखिए, ये जो विवाद था, ये जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, चलती आ रही थी 1950-51 से ही, है ना। जमींदारी से संबंधित एक केस आया था, वो केस था, अभी हम लोग कुछ केस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे जो आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं केस बताऊंगा, जो वाद होगा, ठीक है, भारत संघ या कोई राज्य संघ का, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम चलती चली आ रही थी, ठीक है। ये समस्या 1950-51 से चलती आ रही थी, ठीक है, चलती आ रही थी।
तो एक जो है केस आया था, एक केस आया था, वो था शंकरी प्रसाद, देखो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ। तो इसमें यह फैसला सुनाया गया कि भैया संशोधन विधि नहीं है। सुन लो, संशोधन विधि नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ये शंकरी प्रसाद भारत संघ का केस कब हुआ था। पहले तो बात आपको याद रखना है 1951 में। दूसरी बात, ये किससे संबंधित था? जमींदारी से संबंधित था, जमींदारी से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है भैया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। और यह आपसे क्वेश्चन अगर डिटेल पूछे तो आपको यह लग रहा होगा कि मौलिक अधिकार से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार में पढ़ रहे हैं, उसी में केस आ गया है। तो देखो दूसरा केस आपको देखना यह है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये केस का सन आपको याद रखना है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सन है 1967। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया, इसमें फिर देखो ये जो को आदेश आया था उस आदेश को, उस ऑर्डर को बदल दिया। उसमें कहा गया कि संशोधन जो है, संशोधन एक विधि है, ये कहा गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या था ये बता दूं मैं आपको। गोलकनाथ बनाम, ऐसा था पंजाब के दो भाई थे, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। इनके पास बहुत जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी। तो हुआ क्या कि पंजाब एक्ट के तहत इनकी जमीन हड़प ली गई। कहा गया कि आप मैक्सिमम 30 एकड़ जमीन रखिए, बाकी सारी जमीन गरीबों को बांट दी गई थी। ये था केस, ठीक है। अब देखो तीसरा एक केस और आया था। जो तीसरा केस आया था उसने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला डाला, ठीक है। वो केस आप समझ गए होंगे, वो था केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसमें देखो क्या हुआ था, और ये कब आया था ये जान दो, 1973 में। तो केशवानंद बनाम केरल राज्य जो वाद था, ठीक है, ये क्या था? इसमें जो केरल की एक मठ थी, ठीक है, तो उसके संत थे ये। तो केरल राज्य ने सोचा कि क्यों ना इस मठ को सरकार अपने अंडर में ले ले, ठीक है। लेकिन ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसी में क्या है कि जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने कर दिया केस। इनके वकील थे कौन सा? इनके वकील का नाम था नाना भाई पालकीवाला, ठीक है। उनके वकील का नाम क्या था? नाना भाई पालकीवाला ने इन्होंने साथ दिया और केस कर दिया केरल में, ठीक है। फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों के बाद सुनवाई हुई और इसमें काफ़ी बदलाव हुए। हालांकि निजी तौर पर केशवानंद भारती को संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बदलाव हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, जिसमें यह भी कहा गया, यही बात यहाँ पर आप लिख लो फिर से, कि संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। लेकिन आप, और इसको चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन आप जो है संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यही केस यहाँ पर देखो रखा हुआ है, ये वाला केरल राज्य 1973। हाँ नीचे लिखा है 1973, ठीक है। तो आपको ये 3 केस याद रखना है। और सच देखो केशवानंद भारती का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हुए थे। अगर आप लोग कहते हैं यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। ये अलग से पढ़ाने वाला टॉपिक है ही केशवानंद भारती वाला। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बदलाव हुए थे इसमें। निजी तौर पे तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, निजी तौर पे तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर गए थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें बदलाव की गई थी, बहुत सारे संशोधन हुए थे इनके लिए। तो 68 दिन में फैसला आया था, ठीक है। 13 जजों की पीठ थी, 13 जजों की पीठ बैठी थी, ठीक है, जिसमें से 6 जो हैं विपक्ष में थे और 7 इनके पक्ष में थे। ऐसा कुछ था मैटर, जिसमें एक जज इनके ऐसे थे जिनका नाम नहीं है, क्या नाम, कुछ नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो उन जज को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था, ठीक है। जबकि एक जज और थे जो बहुत ही सीनियर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था,
लेकिन जज बना दिया गया था इनकी फीड से, क्योंकि इन्होंने, अब समझ सकते हैं क्या हुआ था, ठीक है, क्यों सिफारिश करके जज बनाया गया था। तब यह नियम था, उसके बाद नियम बदला गया जज बनने का। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे जज बनते हैं, ठीक है, कैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इनको जज बना दिया गया था, ठीक है। बाद में एक केस रीओपन होने की बात हुई थी, लेकिन रीओपन फिर नहीं हो पाया था क्योंकि किसी ने पिटीशन डाली नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी तो 14 बचा हुआ है, तो चलो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 का बाद है। और ये सब जमीन से यानी भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग रब करते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, अब भाग उसके अनुच्छेद 14, 12-13 देखा हमने, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या था, अनुच्छेद 14 छोटा सा है, इसको छोटा सा ही देखेंगे। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार 14 से 18। अब हम लोग क्या हेडिंग डालते हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। देखो सारी लाइन यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। देखो यहां पर यार ये वीडियो चल रहा है, रुक तो नहीं गया, एक देख लो एक सेकेंड। देखो हुआ क्या, विधि के समक्ष समानता, मतलब जहां पे ये बात कही गई है कि जो विधि के समक्ष समानता है, सभी लोग मतलब विधि के समान हैं, मतलब विधि के सामने सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं कहा गया है यहाँ पर। तो और यहाँ पर कहा गया है विधियों के समान संरक्षण और लगा दिया गया है। इसका मतलब समझो क्या है, यहाँ पर क्या है कि सभी के लिए एक बात की गई है, और यहाँ पर बात की गई है कुछ संरक्षण यानी कुछ आरक्षण को लेकर बात की गई है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर खून करते हैं, या डकैती डाले, तो आपको भी सजा वही मिलेगी जो कोई मंत्री को मिलेगी, सजा वही मतलब सजा में कोई ऐसा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ संरक्षण की बात कही गई है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप जो है नाबालिग हैं और आपने खून कर दिया तो आपको सजा अलग मिलेगी, आप अगर बालिग है तो आपको सजा अलग मिलेगी, है ना। तो ये संरक्षण, जैसे कोई विकलांग है तो उसको अलग प्रावधान है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप जो है 100 मीटर रेस मारिए 15 सेकंड में, और यही विकलांग से कहा जाए कि आप भी मारिए, नियम सबके लिए बराबर, तो उनके लिए कुछ अलग ही सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही बात कही गई है, विधियों के समान संरक्षण और ये विधि के समान। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि सर देखिए हम लोग तो समान है, सबको आरक्षण मिल रहा है, नहीं, उसको तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ है जो यहाँ पर लिखा है कि विधि के समान संरक्षण। अब दोनों की बातें एक ही, और देखो ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति का है, ये जो है ये नकारात्मक अवधारणा है, ये नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ये जो प्रणाली है, मतलब ये जो चीज है आपको ब्रिटेन से ली गई है आपके लिए, ठीक है। और जो विधि के समान संरक्षण, ये सकारात्मक अवधारणा है, ये सकारात्मक अवधारणा है ना। और ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस आज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाए कि अरे ब्रिटेन पढ़ा था मैंने कहीं पर मौलिक अधिकार में। तो ये चीज जो है विधि के समक्ष समानता अगर आ जाए है, देखो मैंने तो आपको पहले बताया भी था, मैंने तो आपको एक सेकंड रुको, मैंने तो आपको बताया भी था जब मैंने आपको स्रोत पढ़ाए थे, वहां बताया था मैंने कि विधि के समान समक्ष जो है समानता, ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सकारात्मक अवधारणा जो विधियों के समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। डिटेल आपको याद रखनी है, बाकी आप अगर इतना याद भी नहीं करते हैं तब भी आपका काम चलेगा, ये बहुत ही डिटेल की बात है। तो समझ गए होंगे बात मेरी। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, आगे हम लोग 15 पढ़ेंगे, 15 की जो क्लास है उनको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल में पढ़ना हम लोग। तो कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। और भाई वीडियो पूरा देखा करें,
देखने के बाद शेयर किया करें। और एक बात है कि वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें, ऐसे ही देखा करें, आपका डाटा उतना ही खत्म होगा, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड करके देखते हैं तो मेरी टाइम वाच नहीं आती है, टाइम वाच नहीं आता है तब फिर वीडियो आगे प्रमोट नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। तो आपके हाथ में ही है कि आप डाउनलोड करके ना देखें, ऐसे ही देखें, और देखने के बाद तुरंत कम से कम 10-20 लोगों के साथ शेयर कर दिया करें। और अच्छा लगा करें तो वीडियो को में कमेंट अच्छी किया करें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें, कुछ क्वेश्चन किया करें, ताकि और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर हो तो पूछिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है।